हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9th की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी खुशी की बात है, 2021 की पहली वैकेंसी आई है एसएससी की ओर से, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है वो 3261 पोस्ट की है, ठीक है। और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी सिलेक्शन पोस्ट 8th की, उसमें 1300 कुछ पोस्ट थे, ठीक है। और उससे तो काफ़ी ज़्यादा है इस बार, ठीक है। और दूसरा खुशी का बात यह है कि एसएससी ने पहला 2021 में पहला वैकेंसी निकाला है। तो अब चांसेस है कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ, एमटीएस, इनके जो वैकेंसी नहीं आए थे ईयर 2021 वाले, अब चांसेस बनता है कि सिलेक्शन पोस्ट के अगर वैकेंसी आ चुका है तो उनका भी वैकेंसी आए। इससे पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इनका जो वैकेंसी आएगा वो डायरेक्ट सीईटी से होगा, ठीक है। लेकिन अभी इनकी आई है तो चांसेस बन रही है। खैर, ये जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है, तो नए जो कैंडिडेट्स हैं इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, सारे कुछ एकदम डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट डेट से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आई है वो आई थी परसों, ठीक है। परसों ये मतलब 24 सितंबर को ये वैकेंसी आई है। और 24 सितंबर से ही इसकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव किए जा रहे हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं अभी इस वैकेंसी के लिए, और 25 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 अक्टूबर मैं आप कहूँगा कि आप 20 तक अप्लाई करके पेमेंट वगैरह कर दो, सेफ रहोगे। क्योंकि इसके बाद 20 के बाद 22 को अगर भरते हो या 23 को भरते हो तो सर्वर उस टाइम क्रैश करने लगता है, ठीक है। एसएससी का वेबसाइट क्रैश करने लगता है, तो फिर हो सकता है कि आपका पेमेंट अटक जाए या ना हो। तो इस तरह का दिक्कत से बचने के लिए आप 20 तक कर लो अप्लाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका जो सीबीटी का जो इसका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा वो कहा जा रहा है कि जनवरी से फरवरी के बीच में ले लिया जाएगा। इसका 2022 में इसका जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि देखिए, इसमें जो वैकेंसी आई है वो टोटल 271 अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट है या 4-5 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें लगभग 271 अलग अलग पोस्ट हैं जिन पे वैकेंसी होनी है। तो ये लेवल 1 से लेके एमटीएस, लेवल 1 मतलब एमटीएस से लेके लेवल 7 तक के पोस्ट हैं। मतलब कि ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है। जैसे कि हो गया सीनियर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ठीक है। उन सभी के पोस्ट भी अवेलेबल हैं। एमटीएस से लेके रिसर्चर्स तक के, साइंटिस्ट तक के पोस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करें कि सैलरी कितना होगा, तो एमटीएस का सैलरी लगभग 30,000 के आसपास होगा, ठीक है। और उससे लेके 80,000 तक जा सकता है सैलरी, ठीक है। इतने 30,000 से 80,000 तक के सैलरी वाले पोस्ट हैं। उसके बाद हम बात करें कि फ़ी कितना होगा सिलेक्शन पोस्ट के एप्लीकेशन का, तो वो 100 रुपया रखा गया है, जो कि नॉर्मल अपने एसएससी के दूसरे एप्लीकेशंस के दाम होते हैं, ठीक है, फ़ी होते हैं, सॉरी। तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ी फ्री है, और जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया लगेगा, ठीक है। एज लिमिट 18 से 30 डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए रिसर्चर और साइंटिस्ट का वो एज लिमिट 30 रखा गया है, जबकि अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो या फील्डमैन के या फिर दूसरे किसी लेवल 1 के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 27 के आसपास आएगा, ठीक है। और जो भी एज रिलैक्सेशन है एज पर वो रिक्रूटमेंट रूल जो एसएससी का होता है उसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी डेट्स का बात करें, ठीक है, फॉर ओबीसी, तो 25 अक्टूबर 2021 से पहले तक का आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट का, ठीक है, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है 25 अक्टूबर 2021 से पहले तक का अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने जो अप्लाई किया है, ठीक है, वो इस तारीख से पहले का ही होना चाहिए अप्लाई किया हुआ, ठीक है। इसके बाद AWS का अगर हम बात करें तो वो भी इसी साल का होना चाहिए, 2021 से 22 तक का, अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट का, ठीक है,
तो एज लिमिट यहाँ पे 1 जनवरी 2021 से जो 18 से 30 मांगा जा रहा है, ठीक है, एज, वो 1 जनवरी 2021 से देखा जाएगा, जबकि वैकेंसी आई है सितंबर में, लेकिन ये देखा जा रहा है 2021 1 जनवरी से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट का बात कर लेते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी आई है 3261 पोस्ट की है, ठीक है। EWS के अंदर रिजर्व जो है वो 381 पोस्ट है, ठीक है, 381। और SC के लिए है 477 पोस्ट रिजर्व्ड, ST के लिए है 249 पोस्ट रिजर्व्ड, OBC के लिए है 788 और UR जनरल के लिए है 1366 पोस्ट, ठीक है। और फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 133 और PH कैंडिडेट्स के लिए, OH कैंडिडेट्स के लिए 27 पोस्ट रिजर्व्ड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसे कैसे होता है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, और नए कैंडिडेट्स के तो बिल्कुल नहीं पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले Tier 1 होता है, ठीक है, जो कि जनवरी से फरवरी में होना है, और Tier 1 ही होता है एग्ज़ाम, बस, जी हाँ, एक ही एग्ज़ाम होगा, चाहे वो सीनियर साइंटिस्ट के लिए हो या फिर MTS के लिए हो, एक ही एग्ज़ाम होना है, नो मेंस, नो Tier 2, नथिंग, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होना है। उसके बाद फिर अगर आपने Tier 1 में क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी सॉफ्ट कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी है, वो आपको सबमिट करने के लिए कहा जाता है SSC के वेबसाइट पे ही, ठीक है। तो आपको अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, उसकी स्क्रूटिनी होती है। उसके बाद आपको, अगर आपकी ज़रूरत पड़े, ठीक है, आपको अगर आपके जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें अगर स्किल टेस्ट है तो आपको स्किल टेस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है, ठीक है। अगर और इस स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। इन केस अगर आपको स्किल टेस्ट, आप जिस पोस्ट में अप्लाई किए हैं आपने, उसमें स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है, उसमें कोई स्किल नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, जैसे कि फील्ड अटेंडेंट, ठीक है, तो उसके लिए स्किल टेस्ट नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। Tier 1 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन सबमिट करना पड़ा, उसके बाद फिर आपको कोई स्किल टेस्ट के लिए नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन आना पड़ेगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है वो लेकर आपको जाना पड़ेगा, आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको अपने सारे हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल वो ले जाने होंगे और उन्हें चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट जिनका सिलेक्शन होगा उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, लिस्ट निकाल दिया जाएगा कि किन का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये था सारा एग्ज़ाम प्रोसेस, इसमें लगभग 2 ईयर्स का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम प्रोसेस और कितना टाइम लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो Tier 1 जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, जो जनवरी से फरवरी के बीच में होगा, वो कैसे होगा, क्या क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपने अभी तक सुना होगा और देखा होगा, CHSL, CGL, MTS, इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो 4 सेक्शंस में बटा होता है, ठीक है। GS होता है एक सेक्शन, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 25, और मैथ्स में 25, और इंग्लिश में 25, और रीजनिंग में 25, ठीक है। इसका ये 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है, तो 25 क्वेश्चन हुए तो 50 मार्क्स GS से, 50 मार्क्स मैथ्स से, 50 इंग्लिश से, और 50 रीजनिंग से, ठीक है। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाते हैं और नेगेटिव के लिए 1/4 डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम होगा। अगर आप GS की तैयारी कम समय में करना चाहते हैं तो आप हमारा सुपर शॉर्ट नोट्स पढ़कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिंक जो है इस GS का सुपर शॉर्ट नोट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हमारा इस पर डिस्काउंट चल रहा है, आप कूपन कोड SSC20 लगा सकते हैं, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, सुपर शॉर्ट नोट्स पे। और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम रखी गई है, काफ़ी कम, तो आप इससे कम समय में GS की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, और हम अब समझते हैं कि ये 271 एग्ज़ाम्स हैं, अलग अलग 271 अलग अलग एग्ज़ाम है, उनके लिए कैसे भरना है
उसे अब हम समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिस जो एसएससी ने निकाला था सिलेक्शन पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग रीजन के अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है वो समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है आपने अकाउंटेंट का पोस्ट, ठीक है, आपने अकाउंट्स किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, आप जब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे एक बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, 100 रुपया लगेगा। और मान लो आप ये हेड क्लर्क के लिए भी आप एप्लीकेबल हो, तो यहाँ पे आपने हेड क्लर्क के लिए भी अगर मान लीजिए अप्लाई किया तो फिर से आपको 100 रुपया लगेगा। दोनों ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट हैं, लेकिन आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने अप्लाई किया है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है, यहाँ ऑपरेटर छूट गया है। तो आपने अगर इसके लिए अप्लाई किया है, ये +2 लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको फिर से 100 रुपया देकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए फिर यहाँ पे MTS का जो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का ये जो पोस्ट है, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको फिर से 100 रुपया देकर इसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितना पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जितना अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उतना बार आपको अलग अलग बार फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग इतने सारे अलग अलग, मान लीजिए किसी ने 10 पोस्ट टोटल भर दिया, ठीक है, 10 अलग अलग पोस्ट के लिए भर दिया, तो उसका एग्ज़ाम कैसे होगा वो हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो चलिए अब हम अलग अलग पोस्ट का कैसे एग्ज़ाम होगा वो समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने मैट्रिक लेवल के 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। ये एक है MTS लेवल का ऑफिस अटेंडेंट, और आपने अप्लाई किया है लैब अटेंडेंट, ठीक है, ठीक है। ये 2 पोस्ट अलग अलग हैं, ठीक है। आपने इन दोनों के लिए अप्लाई कर दिया। अभी आपने +2 लेवल में भी अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया है, और आपने मान लीजिए हेड क्लर्क के लिए भी अप्लाई किया है, ठीक है, +2 लेवल में। और आपने ग्रेजुएशन लेवल वाले 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एक सीनियर साइंटिस्ट और एक रिसर्चर, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल के 2 पोस्ट हैं जिसमें आपने अप्लाई किया है। तो 2 इसमें किया है, 2 इसमें किया है, और 2 इसमें किया है। तो अभी आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 3 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मैट्रिक लेवल का 1 एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होगा। और फिर अलग अलग पोस्ट, जैसे ये ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है और ये लैब अटेंडेंट का पोस्ट है, तो इनका अलग अलग कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इनका अलग अलग कट ऑफ आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एक एग्ज़ाम हुआ Tier 1, और उसी का जो ये अलग अलग जो पोस्ट है उनका कट ऑफ निकलेगा। जैसे मान लीजिए इनका ऑफिस अटेंडेंट का जाता है कट ऑफ 150, ठीक है, और इसका जाता है मान लीजिए 140, ठीक है। तो और अगर आपने 160 स्कोर किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के लिए ही एलिजिबल हैं, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये Tier 1 होगा, +2 लेवल वाला भी अलग से होगा, ठीक है, ये अलग से होगा, ठीक है। फिर ये अलग से एग्ज़ाम होगा और ये अलग से होगा एग्ज़ाम, ठीक है। ये तीनों जो एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग दिन होगा, सेम दिन नहीं होगा, ठीक है, ये इस बात की गारंटी है। ये अलग अलग दिन होगा, ये सेम दिन नहीं होगा, ठीक है। और फिर ये एक एग्ज़ाम होगा, इसका Tier 1 होगा +2 लेवल वाला, और उसमें फिर ये जो 2 अलग अलग पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर समझाया है मैट्रिक लेवल वाला, इसके लिए अलग कट ऑफ निकला, इसके लिए अलग कट ऑफ निकला, उसी तरह से इन पोस्ट के लिए भी कट ऑफ निकलेगा। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट हैं उनके लिए एग्ज़ाम होगा, और अलग अलग सीट्स के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। और जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिसका आपने कट ऑफ क्रॉस किया है उसका के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये हमने समझ लिया। अगर इन केस जैसे आपने लाइब्रेरियन का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, और आपको देखना है लाइब्रेरियन के कोर्स के पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में देखना है, ठीक है, कि क्या उसका रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप सैलरी होगी, कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग होता है, वर्क लाइफ उसका क्या होता है, क्या क्या आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपका स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। आपको बेसिकली अगर इन्फॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
तो चलिए आप देखिए आपको कैसे चेक करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, डैशबोर्ड जो है आपका ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ये फेज़ 9 का जो सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिस है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल्स में क्लिक करना है, ठीक है। पोस्ट डिटेल्स में जाते ही आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जिस वैकेंसी के बारे में आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि मुझे मान लीजिए ये जैसे कि मान लीजिए मुझे, हाँ, ये आपने लाइब्रेरियन का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। आपने लाइब्रेरियन का देखा, ठीक है, आपको ये पसंद आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये, और ये फोटोग्राफर का आपने कोर्स किया हुआ है, ठीक है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है फोटोग्राफी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये कि ये कौन से रीजन का है, ठीक है। ये जैसे ईस्टर्न रीजन का है, ईआर से ईस्टर्न रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन आपने देख लिया, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये फेज़ 9 का जो एग्ज़ाम है उसके लेकर आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर सर्च, ठीक है। तो सर्च करते ही आपको ईस्टर्न रीजन का सारा जो पोस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चुन लेना है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया था फोटोग्राफर और लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का। तो ये देखिए फोटोग्राफर का मिल गया और ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके डिटेल्स को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये आ गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन फोटोग्राफी चाहिए और मैट्रिकुलेशन और हाँ, बस मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स, ये दो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। उसके बाद कितने सीट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एज लिमिट क्या है वो भी यहाँ पे है। उसके बाद फिर ग्रुप सी नॉन टेक्निकल यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है कि कैसा पोस्ट है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए स्किल टेस्ट है इसमें या नहीं है, आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, वो उसका है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद फिर यहाँ पे काम क्या होगा आपका, आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा, क्या काम करना पड़ेगा वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। जॉब रिक्वायरमेंट और ड्यूटीज़ आपको क्या है यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ पे पोस्टिंग आपकी जो होगी वो कहाँ पे होगी वो यहाँ पे दिया हुआ है। कोलकाता, जोधपुर, पुणे, पोर्ट ब्लेयर, पटना, सोलन, ये सारी जगह आपकी आपको ज्वाइनिंग किया जा सकता है, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। और आपसे कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी ट्रांसफ़र की जाती है इन केस, वो चांसेस कम है, ठीक है। जहाँ पे आपको ज्वाइन किया जा रहा है वहीं पे आपका रहेगा, लेकिन इन केस अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है। तो ये था। और अगर जैसे मान लीजिए आपको फिर चेक करना था लैब असिस्टेंट वाला, ठीक है, तो आपको फिर इसी तरह से यहाँ पे जाना है ईस्टर्न रीजन, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है फेज़ 9 और उसके बाद सर्च करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग रीजन, जैसे कर्नाटका, केरला हो गया, फिर उसके बाद सेंट्रल रीजन हो गया, फिर उसके बाद अलग अलग रीजन, ठीक है, जिसमें आपको पोस्ट पसंद आया वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस रीजन को। और फिर यहाँ पे आप जाके उसके बारे में फुल डिटेल देख सकते हैं। ये लाइब्रेरियन वाला है, मैं व्यू डिटेल्स में गया, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या है रिक्वायरमेंट और क्या क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्या क्या डिग्री आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और कौन से लेवल की ये पोस्ट है, ठीक है, कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे आपको रखा जाएगा, तो ये बस कोलकाता में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, ठीक है। और इसका कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स था। आई होप आपके जितने भी सवाल हों यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और अगर इसके बाद भी आपको कोई और कुछ और चीज़ के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपने जाना कुछ, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, इससे हमें बढ़ने में मदद मिलता है। और मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।